नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है, तो चलिए आपके सामने अब 2017 का क्वेश्चन आ गया है। देखिए 2019 तक का जो क्वेश्चन आ जाएगा ना, ईयर वाइज बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं एडवर्टीजमेंट नंबर आपको गिनाना स्टार्ट कर दूंगा। एक सेकेंड, ज़्यादा तेज हो रहा है आवाज़। तो मैं क्या करूँगा, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर आपको गिनाना स्टार्ट कर दूंगा। एडवर्टीजमेंट नंबर कहने का मतलब है कि पुराने एग्जामिनेशन जो होते थे ना, उसमें जैसे कि 2017 का एग्जामिनेशन है, तो इसमें प्री मेंस होता था, है ना। तो अब मेंस में अलग ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, या ऐसे ऐसे करके जो बाइफर्केशन इन्होंने किया हुआ है। तो जो 2018 के बाद जो क्वेश्चंस होगा वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ आएगा, जैसे 1/1/2019, 7/20, 3/20, इस तरह से आपके सामने वो पेपर्स आएंगे। ठीक है, चलिए अब पहले देखते हैं कि क्या हो गया है और क्या करना बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 1995 का फिनिश हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 2001 का फिनिश हो चुका है, उसके बाद 2006 का फिनिश हो चुका है, और उसके बाद आपको 2012 का भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब ये 2017 में जो था एग्जामिनेशन, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2017 में आपको पता होगा कि मेंस होता था, तो ये मेंस में जो क्वेश्चन आते थे ये वो है। ठीक है, जो एमसीक्यूज मेंस में आते थे। तो स्टार्ट करते सॉल्व करना। ठीक है, चलिए फिर राधे का नाम लेके शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा पैड का जो स्थिति है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लियर ड्राई एक क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इन सैंड बोला ना, कोहेजनलेस है तो C = 0 यहाँ लिख दीजिए सीधा। ऐसा ही करके चलना है हम लोग को। टेस्टेड इन डायरेक्ट शीयर टेस्ट, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शीयर स्ट्रेस पूछ रहा है, सिग्मा टाउ। ठीक है, एट फेलियर बोथ आर इक्वल टू 120। अच्छा, दोनों इक्वल दे दिया है, सिग्मा इक्वल टू टाउ इक्वल टू 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, यानी कि फाई की वैल्यू पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। उसके बाद C के 0 ले लिए, तो C की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए सिग्मा एन टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ टाउ इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू तो इक्वल दी हुई है, तो 120 ये भी दिया हुआ है और 120 आपको सिग्मा भी दिया हुआ है। टेन फाइव लिखेंगे। ठीक है, तो टेन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। आपको अच्छे से पता है 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्ले सैंपल इज, इनिशियल क्रॉस सेक्शन इनिशियल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फेलियर स्ट्रेन दिया हुआ 25% इन यूसी टेस्ट के लिए दिया हुआ, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। द करेक्टेड एरिया पूछ रहा है। देखो ये बहुत आसान सवाल, डेरिवेशन बनता है इसका। सीधा फॉर्मूला जो डेरिवेशन से करेक्टेड एरिया आप निकालते हैं वो होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एरिया करेक्टेड AC इक्वल टू आप लिखते हैं A इनिशियल एरिया, जो आप लिखते हैं इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया AI, और नीचे में 1 माइनस एक्साइल जो स्ट्रेन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। 25% है तो 25/100 कर लीजिए। ठीक है, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 15 दिया हुआ है, और नीचे में आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्साइल, कितना हमने निकाला 0.25। ठीक है, तो 15 माइनस, ठीक है, 0.75 करिएगा, तो जो इसका आंसर आपको आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 25 चौक 25 होगा, 25 या 75, 3 × 5 = 15, 5 चौक 20। ठीक है, अंडर ए गिवन लोड एक क्ले लेयर अटेंस 30% जो कंसोलिडेशन है, एक क्ले लेयर है। ठीक है, क्ले है, ठीक है ना, क्ले लेयर है, वो 30% कंसोलिडेशन है, वो अचीव कर लेता है 100 दिन में। ठीक है, 30% कंसोलिडेशन 100 दिन में अचीव कर लेता है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द सेम क्ले लेयर टू अटेंड 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन विल भी क्या होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका जो है, सबसे पहले ये देखिए कि यू जो है यहाँ पे <60% दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू आपको सामने क्या दिया हुआ है, <60%। तो पहला आप देख लीजिए डिग्री ऑफ कंसोल, डेटा लिख लेते हैं पहले हम लोग को। U1 क्या दिया हुआ है, U1 जो हमें दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं। ठीक है, डेटा लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, डेटा लिख लीजिए। तो अब देखिए हमारे पास U1 क्या दिया हुआ है, U1 की वैल्यू पहले देख लीजिए क्या दी हुई है, 30%। कितने दिन में, 100 दिन में। उसके बाद U2 की वैल्यू दी हुई 60%, 60% कितने दिन में, और इसका आपको T2 पूछ रहा है क्या। ये हम हो गया, हमने ये भी पढ़ा है कि जो TV होता है वो क्या होता है, π/4 × U² होता है।
ठीक है, तब जब u क्या हो आपका लेस देन 60% हो, ये हमें सबको मालूम है। ठीक है, अब चलिए, तो इससे आप अगर इसको और ओपन करिएगा, अगर आप इसको और ओपन करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी वी इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है ना, और u क्या होता है, टी वी इक्वल टू जो पाई बाई 4 यू होता है टी वी अच्छा हाँ पाई बाई 4, अच्छा नहीं है, टी वी इक्वल टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर हुआ ना। यहाँ देखिए पहले टी वी इक्वल टू पाई बाई 4 आपको यू स्क्वायर होता है, और u हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा टी वी क्या लिखते हैं, सी वी टी अपॉन वी स्क्वायर, सी वी छोटा सा v और ये t अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 4 यू स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ से आपके सामने क्या रिलेशन आ रहा है t और u के बीच में, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, और तो u और t के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, तो u दोनों तरफ अगर रूट लगा दोगे तो क्या आएगा, ठीक है, इधर रूट अंडर t बच जाएगा, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा आपके पास u बच जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो u है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t और u के बीच में ये रिलेशन है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि u1 बाई u2, यहाँ पे डायरेक्ट u1 बाई u2 इक्वल टू वॉट, रूट अंडर t1 बाई t2। क्या ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको u1 कितना दिया हुआ है, देखिए पहला 30 और दूसरा 60 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है टेंशन, आराम से सवाल बनेगा। और दूसरा क्या है, रूट अंडर क्या t1 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 और t2 कर दीजिए, इतनी सी बात है। यहाँ से t2 निकालिएगा तो 30 दूनी 60 और इधर से 10 निकलेगा बाहर, तो ये ठीक है, तो इधर से निकलेगा 10, तो ये हो जाएगा 20, और 20 का अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 400 आंसर आएगा आपका। ठीक है, 400 डेज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ, अरे इसको सॉल्व करना है क्या, तो और स्क्वायर करो, 1/2 हो गया ना। ठीक है, ये और स्क्वायर करो, तो जगह है इधर मिटा देंगे, कोई बात नहीं, 1/2 हो गया इधर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 अपॉन t2, यही है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, 1/4 हो जाएगा, ये क्या होगा 100 अपॉन t2, t2 इक्वल टू हो गया 400। मतलब एटलीस्ट ये सब तो सॉल्व नहीं करवाओ। फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। जैसे ही सैंडी सॉइल क्वेश्चन ले तो हम सी ऑटोमेटिकली 0 लेकर चल लेते हैं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री दिया हुआ है, फाई की वैल्यू जो है हमें 30 डिग्री यहाँ पे दे के बैठा हुआ है। ठीक है, सी हमने ऑलरेडी पहले 0 कर दिया, फाई 30 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा वन की वैल्यू 50 दी हुई है, माइनर पूछ रहा है, सिग्मा 3 इक्वल टू पूछ रहा है। देखिए आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3। ठीक है, 10 स्क्वायर क्या होता है 45 प्लस 5/2, 5/2 प्लस 2c10। ठीक है, 45 प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पे c बराबर 0 क्यों, क्योंकि सैंडी सॉइल है, ये c 0 हो तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, इस होल टर्म इज 0। आपके सामने बस इतना बचा, ठीक है, आपके सामने बस इतना बचा। ठीक है, तो ये टर्म को आप क्या करेंगे, इतना ही बचा आपके सामने। सबसे पहले देखिए, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको फॉर्मूला ट्रिगर करेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी किए होते हैं। ठीक है, तो ये देखो 0 आ गया ना, और ऐसे डेटा आपको प्रोवाइड हमेशा किया जाता है ताकि वो आपको कैलसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। देख लीजिए क्या क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, कोई दिक्कत। सिग्मा 3 आपको निकालना है, 10 स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं, 45 प्लस 5/2। ठीक है, 5 की वैल्यू भी मेरे हिसाब से 30 डिग्री दी हुई थी, यहाँ पे 30 पुट करेंगे ना तो 30/2 15, 45 प्लस 2 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 60। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब सिग्मा 3 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 50 अपॉन वॉट 10 स्क्वायर 60। ठीक है, अब 50 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर 10 60 कितना होता है, √3, इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 50/3 16 3 48, तो 16 के आसपास कोई आंसर। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग जो भी होगा। ठीक है, ऐसे ही बनाइए फटाफट एकदम, बिना टेंशन लिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732। यानी कि देखो, अब इस क्वेश्चन में आप सोचोगे ये क्या है, कैसे सॉल्व होगा,
ये 1.732 है ना, ये ऑलरेडी आपको √3 है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, और आपको याद रखना पड़ेगा जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, फिर √4 = 2 हो जाता है, फिर √5 की, ऐसे आपको जो 1 से 10 के बीच का पूरा याद होना चाहिए। 4 का ऑलरेडी याद होता है, 9 का ऑलरेडी याद होता है, ठीक है ना। तो बाकी सब आपको रूट का वैल्यू याद होना चाहिए, तब इमीडिएट बनता है, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है, देख लीजिए। √3 की वैल्यू इतनी हुई ना, अब आप कैसे बनाओगे इसको, इस क्वेश्चन को। चलिए, हमें जो एंगल ऑफ फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई, सैंड है C = 0, ऐसे हमेशा लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, एवरेज स्लोप पूछ रहा है, ठीक है ना। एवरेज आपको क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। और ये जो आपको क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 1.732, मतलब कि √3 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को मालूम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है 10 पाई अपॉन 10 बीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया हुआ, 1.732 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1.732 दिया हुआ है, ठीक है, 1.732 फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, हमें √3 दिया हुआ है, तो उसको √3 लिख सकते हैं। 10 फाई कितना दिया हुआ है 30, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1030 अपॉन हमें 10 बीटा निकालना है, ठीक है, 1030, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, 10 बीटा निकालना है। 1030 कितना होता है, ठीक है, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन √3 अपॉन 10 बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 10 बीटा हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, और √3 को नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 बीटा = 1 अपॉन √3 इंटू √3, √3 ऑलरेडी नीचे में आया, ये वाला नीचे में आया, और ये आपको यहाँ चला गया, और बीटा इस तरफ चला गया, LHS RHS खेल रहे हैं, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 1/3, और ये हो गया 0.33। तो 10 बीटा की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई 0.33, तो बीटा = क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 0.33। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो मज़ा आ जाए। बाकी जो CIL वगैरह है ना, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन आपको CIL वगैरह में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछ रहा था। आप लोग को अच्छे से पता है कंक्रीट का जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पूछ रहा है ना, ठीक है। तो द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस के लिए पूछ रहा है, बेस्ड ऑन ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए। तो वो आपको कितना होता है 1.5 होता है, तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 1.15 किसके लिए होता है आपको पता है, स्टील के लिए होता है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। द क्रीप स्ट्रेंस आर क्या होता है, क्रीप स्ट्रेंस पहली बात तो होता क्या है, और क्रीप स्ट्रेंस कॉज कैसे होता है, तो कॉज ड्यू टू व्हाट, डेड लोड्स ओनली, ठीक है, सिर्फ डेड लोड से लगता है। सुन लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। क्रीप है क्या, इसका जो डेफिनेशन है बेसिक वो है डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर व्हाट, डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर व्हाट, डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन लोड्स और डेड लोड्स। द डिफॉर्मेशन यूजुअली अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप, फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप, फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप क्या है, टाइप ऑफ लोडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, टाइम और टेम्परेचर, ये चार चीज़ें याद रखिएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है क्रीप की वैल्यू है वो भी वैसे वैसे ही इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से हो गया, ठीक है। चलिए तो 7th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये कॉज ड्यू टू डेड लोड्स ओनली, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4 फैक्टर है, टाइप ऑफ लोडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, टाइम और ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग दोनों। टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी क्रीप बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों का। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेसेस सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रीइंफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम टेंड्स टू डिफ्लेक्ट। देखो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान के चलो कुछ ऐसा बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड होगा, ऐसे लगा दो रिएक्शन, तो बोल रहा है कि रीइंफोर्समेंट हमने क्या किया, मान के चलो ऐसे करके हमने बॉटम में रीइंफोर्समेंट डाल दिया, ठीक है, रीइंफोर्समेंट हमने क्या किया बॉटम में डाल दिया, तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा ये पूछ रहा है। तो देखो अगर इस पर लोड लग रहा है, मान के चलो कुछ लोड लग रहा होगा, ठीक है, कुछ लोड मान के चलो लग रहा होगा, ठीक है, तो नीचे में जो होगा, ठीक है, बॉटम रीइंफोर्समेंट में होगा, ठीक है। अगर नीचे में अगर मान के चलो अगर नीचे में कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रीइंफोर्समेंट है वो उसको टेक केयर कर लेगा, लेकिन ऊपर में तो रीइंफोर्समेंट नहीं है, ठीक है ना,
बट द अपर पोर्शन ऑफ बिल क्या होगा, ये जो अपर पोर्शन ऑफ द बिल में ये श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन जो होगा ये टोटली ओवरऑल देखोगे तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा ये, ठीक है, ये इस तरह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्समेंट है नहीं, तो श्रिंकेज अगर होगा तो ऐसे डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। श्रिंकेज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, श्रिंकेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन स्टील इक्वल टू कंप्रेशन स्टील करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। स्फेरिकल डोम है अगर, ठीक है, स्फेरिकल डोम है, ठीक है, सभी तो कंसंट्रेटेड लोड क्राउन पे अगर पड़ रहा है तो जो मेरिडियनल यानी कि हुप स्ट्रेस है वो क्या होगा, हमेशा कॉम्प्रेसिव होता है, ठीक है, ये तो आसान सवाल है, ठीक है। जो मैसनरी लोड होता है उसके कारण कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर्स आर अरेंज इन द, देखो मुझे भी हमेशा लगता था जो प्री स्ट्रेस होता है ना, मैंने ऐसे ही देखा था, मैं दिखाता हूँ आपको। मान के चलिए बीम है और ये ऐसे यहाँ पे बीच में ई कहीं पे ऐसे लगता था, तो मुझे हमेशा पता क्या लगता था कि सेंटर में लगता है, बट इस सेंटर में नहीं लगता है, लोअर पार्ट पे बीम लगता है कहीं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लगता है, लोअर पार्ट पे जो उसका वायर का अरेंजमेंट होता है वो लोअर पार्ट पे होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो लोअर पार्ट है, जो बीम का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, उसी में टेंशन लगता है, ठीक है ना, जो बीम का लोअर पार्ट है वहाँ पे टेंशन लगता है, तो जो वायर्स होता है उनका स्ट्रेंथ टेंशन में सही होता है, तो इसीलिए इस लोअर पार्ट में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट आरसी कॉलम, लेटरल टाइज का पर्पस पूछ रहा है, ठीक है, आसान सवाल, कोई लफड़ा नहीं इसमें। बकलिंग को रोकता है लेटरल टाइज, इसका पर्पस सोल यही है, ठीक है, देख लीजिए। ऑल लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट इन ए कंप्रेशन मेंबर मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट, ये जनरल बात हो गई। पॉइंट नंबर 1 क्यों रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल बार्स, ठीक है, बकलिंग वो हमने देख लिया। दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, एक क्वेश्चन था इसके साथ एक कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट भी लिखा हुआ था यूपीएई में, ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन सही था, तो उसमें बोथ ए एंड बी हो गया था ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट भी ये करता है। इससे क्या होता है, कन्फाइनमेंट जो कोर में जो कंक्रीट का कन्फाइनमेंट होता है उससे क्या होता है, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसको भी पोजीशन में होल्ड करके रखता है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, रेसिस्टेंस किसके अगेंस्ट मिलता है, शियर एंड टेंशन के अगेंस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। साइड फील्ड इन्फोर्समेंट आंख बंद करके आप ये लगा सकते हैं, 3-4 बार रिपीट हो गया, ठीक है। डीप बीम्स डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, ये बहुत बार रिपीट हुआ, इवन बीपीएससी ए में ही ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो लोगों को लगता था क्या मार रहे हैं, क्या टिक कर रहे हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर यही है कि डीप बीम को हम डिजाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, चेक करते हैं शियर के लिए, चेक्ड फॉर शियर। अब ये सवाल पूरा हो गया, डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली एंड चेक्ड फॉर शियर, दैट इज इट, ठीक है, कोडल प्रोविजन आप देख सकते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट द एजेस ऑफ स्क्वायर वर्टिकल बंकर, ये वर्टिकल बंकर जो यहाँ पे है ना, ये फूड ग्रेन स्टोरेज वाला है ना, फूड ग्रेन स्टोरेज वाला है ये, ठीक है। तो ये उसका बेंडिंग मोमेंट आपसे पूछ रहा है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे बंकर रहता है, आप सब ना साइलो टाइप से ओपनिंग रहता है, ठीक है ना, तो इसके जो एजेस पे लगता है आपसे वो पूछ रहा है। एजेस पे आपको लगता है, मैं डेटा बता देता हूँ, इसमें जो एजेस पे लगता है नियर एज, ये आपको अगर क्या है, वर्टिकल प्रेशर अगर पी लग रहा है मान के चलो, तो पी एल स्क्वायर अपॉन 12 लगता है, ठीक है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर सेंटर पे पूछ ले, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पे पूछ, देखो इस ये सब है ना सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको प्रोविजंस की तरह ही याद रखना होगा आपको, पी एल स्क्वायर अपॉन 24, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजम्बल होता है इन क्राइटेरिया से जो बताया जा रहा है, ठीक है। द मिनिमम क्लियर कवर्स टू मेन स्टील बार्स इन SBCF, स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग्स, मैंने याद किया हुआ था ऐसे ही, ठीक है। तो ये है आपको स्लैब में 15 होता है, ठीक है, बीम में 25 होता है, और कॉलम में 40, और फुटिंग में फाइनली सबसे ज़्यादा 75 होता है, तो बी आंसर सही है। और देख लीजिए क्या क्या है, कॉलम बीम का तो मैंने बता दिया, शियर वॉल होता है एक होता है आपको शियर वॉल, तो शियर वॉल के लिए देख लीजिए 25 mm होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो फ्लैट स्लैब यहाँ पे पूछा है क्या, नहीं, तो अगर फ्लैट स्लैब अगर आपसे पूछ दे तो उसके लिए 20 mm होता है। अगर आपको रिटेनिंग वॉल के लिए पूछ दे, रिटेनिंग आर फॉर रिटेनिंग, रिटेनिंग वॉल के लिए अगर आपसे पूछ दे तो वो 20 to 25 mm होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेयर केस पूछ दे
तो 15 mm होता है। द मेन इन्फोर्समेंट इन नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स, ठीक है, एंड 100 mm स्पेसिंग दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर। इफ द डिजायर टू रिप्लेस द 10 mm बार्स, अगर हम 10 mm बार को 12 mm बार से रिप्लेस कर दें तो स्पेसिंग क्या होगा 12 mm बार का, ठीक है। पहले 10 mm बार था तो स्पेसिंग 100 mm थी, अब 12 mm बार हो गया है तो स्पेसिंग क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको अच्छे से पता होगा जो टोटल स्टील का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। टोटल स्टील का फॉर्मूला क्या होता है आपको, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन स्पेसिंग, है ना। अपॉन स्पेसिंग, तो एरिया ऑफ 1 बार आप क्या लिख सकते हैं, π/4 अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्पेसिंग कितना 100 mm दी हुई है, यहाँ अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, और स्पेसिंग कितना 100 है ना, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो स्पेसिंग 100, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे 12, इसको 12 mm से रिप्लेस कर देंगे। नाउ रिप्लेस विथ 12 mm, 12 mm से हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, यही है ना, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल टू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमें नहीं पता x निकालना है, यही है, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आपको आएगी यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगी 12, ये 12 का स्क्वायर इधर और ये इधर जाएगा, जब यहाँ आएगा ये तो नीचे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, π/4 कट गया, ठीक है ना, 10 से 10 कट गया तो बचा कितना आपको 12/10, और दोनों का स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर कर दीजिए, इंटू व्हाट, जो 100 है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर या 144 mm, ठीक है। बहुत तरीका है बनाने का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, पता है, तो 12 दूनी 12 144 हो जाता है, मतलब तरीका है ऐसे बनाने का, 100 कट जाएगा। वो तब आएगा जब इसको आप जो 2-3 बार कर लोगे ना तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, मतलब फटाफट बनेगा, उससे और भी छोटा बना सकते हैं। द मिनिमम पिच ऑफ द रिव्यू तो 2.5D होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब, सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब, और कहाँ कहाँ से, वॉल से भी, तो दोनों से सपोर्ट मिलता है, उसको स्पेंड्रल बोलते हैं ना, स्ट्रिंगर तो अलग चीज़ होता है। देखो स्पेंड्रल बीम तो यही हो गया, स्ट्रिंगर बीम क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंगर बीम अगर आप देखोगे स्टेयर केस में भी होता है और स्ट्रिंगर बीम आपको ब्रिज में भी होता है, ठीक है। तो स्टेयर केस को ये नीचे से सपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या लिख सकते हो इसी को, डेक ऑफ ब्रिज, ठीक है। पूछता है दोनों, स्ट्रिंगर स्पेंड्रल पूछता है द चैनल्स और एंगल्स इन द कंप्रेशन कोड्स ऑफ द ट्रस, कंप्रेशन कोड जो ट्रस है, ठीक है, गर्डर ब्रिजेस आर टर्न आउटवर्ड इन ऑर्डर टू प्रोसीड। तो ये क्या होता है, देखो इंक्रीज क्या होता है, समझो पहले क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं फिर से। द चैनल्स और एंगल्स इन द कंप्रेशन कोड्स ऑफ द स्टील, ठीक है, कंप्रेशन कोड जो स्टील ट्रस गर्डर का है, ब्रिजेस आर टर्न आउटवर्ड, उसको हम क्या करते हैं आउटवर्ड टर्न कर देते हैं, किसको, चैनल और एंगल्स को। क्यों, हमें क्या बढ़ाना होता है, क्या बढ़ाना होता है, सोचो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है कि हमें, ठीक है ना, तो हमें क्या बढ़ाना होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन बढ़ाना होता है। और रेडियस ऑफ जाइरेशन क्यों बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो लैम्डा है स्लेंडरनेस रेशियो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप रेडियस ऑफ जाइरेशन को बढ़ा दोगे तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि लैम्डा कम हो जाएगा, और जैसे ही लैम्डा कम हुआ आपको क्या होगा, बकलिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, बकलिंग रेसिस्ट होगा, या और कह लो कि आपको बकलिंग में जो है बकलिंग में स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, यही चीज़ है। द एंगल डिस्पर्सन ऑफ ए कॉन्क्रीटेड लोड ऑन ए फ्लेंच टू द वेब प्लेट ऑफ ए स्टील बीम इज, डिस्पर्शन एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना, किसके, वेब प्लेट के फ्लेंच पे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 60 डिग्री होता है वर्टिकल, ठीक है, और 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल होता है ये, ठीक है। ए वेल्डेड स्टील, देखो पता है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, अगर याद होगा, मैंने जो शॉर्ट टिक करवाया था ना, याद करिए वो 85 वाला जो मैंने कराया था,
कैसे डी बाई टी डब्ल्यू को कैसे याद रखना है। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था 1000/66, तो 166.66 है ना, ये वही क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डी बाई टी डब्ल्यू करो। डेप्थ आपको दिया हुआ है 1000 और ये दिया हुआ है 6, तो 1000/6 डी बाई टी डब्ल्यू करोगे तो 166.66 आएगा। और अगर आपको उसने, अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको याद होगा, ठीक है, ये 166.6 किस किस के बीच में लैग कर रहा है और क्यों जो है इसका आंसर, क्यों इसका आंसर आपको वर्टिकल स्टिफनर था, यानी कि इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर था। ये आपके पास आपने प्रिंट करा के किया है तो आपको याद है। अगर आप इस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर मारिए सर्च, मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन 20 मीटर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं एक बार दो चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन पे। स्पेन आपको 20 मीटर दिया ड्यू टू मूविंग लोड ऑफ 4 किलोमीटर और ओवर 5 मीटर। इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, पहले वो बताएंगे फिर आगे चलेंगे। इसको जो मोमेंट एम मैक्स है, यहाँ पर सॉल्व करो 22 नंबर क्वेश्चन। ये एम मैक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद करना है, नहीं तो तरीका वो भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। L माइनस A/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है 4 इंटू A5 दिया हुआ है, 4 इंटू 5/4 इंटू L माइनस सॉरी, यहाँ L की जगह 20 है, 20 माइनस 5/2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 87.5 आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे आता है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट पे लगता है। बट अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन जैसा सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो चलिए वो भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। कोशिश करेंगे कि बीम अच्छा बने, ठीक है, ठीक है। ये बीम हो गया। अब ये बोल रहा है क्या कि 5 मीटर में ये लग रहा है 4 किलोमीटर, तो कहीं पे मान के चलो 5 मीटर होगा ये, ठीक है। तो ये जो होगा, ये कितना दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है। आराम से देखिए समझिएगा, ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपको 5 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, ये कितने दूर पे है ये, अच्छा ठीक है 5 मीटर हो गया। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है आपका, 5 मीटर है, 5 मीटर डिस्टेंस पे फैला हुआ है, ठीक है। अब इसको किसके लिए पूछा है, हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछा है। तो वही है कि दोनों सेक्शन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब सबसे पहले वो वाला थ्योरी अगर किसी को याद है तो आपको पता होगा, दोनों को इक्वल साइड में डिवाइड करता है, ठीक है। दोनों को क्या करता है, इक्वल साइड में डिवाइड करता है। तो बेंडिंग मोमेंट का कुछ ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, देखते चलिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है भाई, सीधा बन जाओ प्लीज़, ठीक है, काफ़ी हद तक सही बन गया। तो कुछ बेंडिंग मोमेंट का कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से सेंटर पे आ जाओ यहाँ। अब इसको यहाँ से मिलाना एक चैलेंज है, ठीक है चलो, काम लायक बन गया, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको पहले तो काटेंगे अपने हिसाब से, ये ऐसे ले लो और यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, दिस डिस्टेंस विल बी x एंड दिस डिस्टेंस विल बी 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स प्लस एक्स 5 ही हो गया, ठीक है। अब चलो, अगर ये 5 है तो इक्वल सेक्शन में बांटा, अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर चलेंगे तो क्या दोनों सेक्शन इक्वल होगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ 5 है और ये ऐसे बना है तो दिस विल बी क्या 2.5, दिस विल बी क्या 2.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टोटल कितना था आपको, 20 मीटर का स्पेन है ना, एक सेकेंड, 20 मीटर का स्पेन है। तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है, ये टोटल डिस्टेंस। और ये आपको 5 मीटर था, ठीक है ना, ये आपको 5 मीटर पे हमने किया है, ठीक है। देखो बात ये है ना कि पूरे स्पेन पे नहीं है ना, तो आप ऐसे मान के चलना। तो यहाँ से यहाँ आप क्या मानोगे, यहाँ से यहाँ क्या मानोगे, अगर ये 2.5 है तो दिस विल बी वॉट, अगर हाफ हाफ सेक्शन में डिवाइड किया है तो 20 मीटर का पूरा था तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में अगर लॉ के हिसाब से, जो रूल के हिसाब से 2.5 किया, यानी कि इक्वल इक्वल में बांटा इस 5 को, तो ये 2.5 बचा। यहाँ से यहाँ कितना बचा, दिस विल बी 7.5 एंड दिस विल बी 7.5। यहाँ तक समझिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब चलिए बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, मूलर ब्रेस लॉ हम लोग जब यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का जो क्राइटेरिया है उसमें हम क्या लिखते हैं, AB/L
या ए बी अपॉन ए प्लस बी, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एल या ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए बी क्या है यहाँ पे, ये भी 10 है, ठीक है ना, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अभी ये दोनों 10 है, ये 10 यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो 10 इंटू 10 और फिर 10 प्लस 10, 10 10 20, 100/20 कितना हो गया, 5 हो गया। तो दिस ऑर्डिनेट विल बी 5। ठीक है, अब आते हैं इस ऑर्डिनेट पे और इस ऑर्डिनेट पे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल लगाएं, ये दो, यहाँ से ये 5 और यहाँ से 10। ठीक है, 5/10 इक्वल टू, अब दिस इसको x मान लो, x अपॉन व्हाट 7.5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको आएगी 3.75। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3.75 और यहाँ भी लिख लेंगे 3.75। तो ये ऑर्डिनेट भी 3.75 हो गया और ये ऑर्डिनेट भी 75 हो गया। ठीक है, अब कोई और पेन का यूज करते हैं और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस एरिया को हम लोग घेर देते हैं, इस ट्रेपेजॉइड को। अब ये देखिए आपको ट्रेपेजॉइड दिख रहा है ना, ये आपको ट्रेपेजॉइड दिख रहा है ना, ट्रेपेजॉइड दिख रहा है, इतना एरिया। हम लोग को क्या करना है, जिस केस में यूडीएल दिया रहता है ना दोस्त, जिस केस में क्या दिया रहता है, यूडीएल दिया रहता है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना होता है, जिस केस में यूडीएल दिया रहता है हम लोग उस केस में क्या करना होता है, उस केस में हम लोग को सिर्फ यूडीएल से इस एरिया को मल्टीप्लाई करना होता है। किसके लिए, जब हमसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा गया हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए, तो यूडीएल आपका क्या है, आपको सारा ऑर्डिनेट मिल गया ना। अब यूडीएल आपका क्या है, यूडीएल है आपका 4। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वो देखिए। अब ट्रापेजॉइडल का एरिया है, दोनों इक्वली है। अगर ये 3.75 था ना ऑर्डिनेट, है ना, ये ऑर्डिनेट 3.75 था, तो ये भी ऑर्डिनेट आपका 3.75 ही है। ठीक है, आराम से समझिए, इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए, एक ही का एरिया निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरीका सही है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और दोनों साइड है, ये 3.75 और ये 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 + 3.75 और दोनों के बीच का हाइट कितना है, ये रहा 2.5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस एरिया को इसको 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और इंटू ये हो जाएगा आपको 21.875। ठीक है, कैल्सी है, तो ये आपको कितना आ जाएगा 87.5 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये ऐड कहाँ लगता है, मैक्सिमम मिड पॉइंट पे ही लगता है। ठीक है, तो 87.5 कहाँ पे लगेगा, ये कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, एट द मिड पॉइंट लगेगा। तो मिड पॉइंट कहाँ पे, ये रहा आंसर इसका डी। देखो ऐसे भी चाहो तो याद रख लो, अगर आपको समझना है, जैसे आप मेंस वगैरह लिखा होगा, तो इस तरह से ही बनता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 हिंज आर्च है, 2 हिंज आपको आर्च अच्छे से पता है कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या फंक्शंस होता है, डिटर्मिनेट होता है कि इंडिटर्मिनेट होता है। 3 हिंज आर्च डिटर्मिनेट होता है, 2 हिंज आर्च मेरे हिसाब से इंडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री होता है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये क्या करेगा, क्या इंड्यूस करेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि अगर इसमें आप टेम्परेचर इंड्यूस करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द क्राउन है, ठीक है, टेम्परेचर क्या इंड्यूस कर देगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन इंड्यूस कर देगा। ठीक है, इसमें टेम्परेचर यहाँ पे क्राउन है, क्राउन कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिकल 2 हिंज आर्च पैराबोलिक आर्च है, सिमेट्रिकल भी है और 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है, पैराबोलिक बोल दिया है ध्यान रखना, और 2 हिंज भी बोल दिया। ठीक है, वन सबिटेड यूडीएल, इसको यूडीएल लगा दिया ऑन द एंटायर हॉरिजॉन्टल स्पैन। अगर पूरे देखो, अगर ये 2 हिंज आर्च है, ठीक है, ठीक है, मान सिमेट्रिकल वगैरह सब कुछ बोल दिया है, अगर इस पे यूडीएल लगा दिया पूरे पे, क्या बोल रहा है, यूडीएल ऑन द एंटायर हॉरिजॉन्टल स्पैन, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल थ्रस्ट अलोन। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। और सुनिए, जो रेडियल शियर होगा और बेंडिंग मोमेंट होगा, आरएस, रेडियल शियर होगा या बेंडिंग मोमेंट होगा, वो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे द रेडियल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट ऑन आर्च इज फाउंड टू बी 0। क्या आपको याद रहेगा। और ये नॉर्मल थ्रस्ट 0 होता है, एक्चुअल में होता क्या है वैसे, 4/3 WR/π, आप ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ए फिक्स बीम है आपको, ठीक है, इस तरह से आपको
फिक्स बीम दिया हुआ है, ठीक है। स्पैन आपको एल दिया हुआ है, ठीक है। कैरिंग ए पॉइंट लोड पी एट मिड स्पैन, ठीक है। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द मिडिल हाफ लेंथ इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द रिमेनिंग लेंथ देन द फिक्स इन मोमेंट आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो बीच का जो है, अगर ये मान के चलो कि हम ऐसे लिए और यहाँ से हम क्या करते हैं, L/4 लेंथ ले लेते हैं यहाँ से, L/4, और यहाँ से भी हम लोग क्या लेते हैं, L/4 ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग L/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप जो EI लेकर चलो और यहाँ भी अगर EI लेकर चलो और बीच वाले का डबल कर दिया है तो ये 2IE लेकर चलो। देखो ये बनता है M/EI डायग्राम बनाना पड़ेगा, इतना स्पेस यहाँ पे है नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसका आंसर है 25 और 27 का, ठीक है। तो आप 5PL/48 है और ये 29/2025 में आ गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन PYQ करके गए थे तो ऐसे ही लग गया था, ठीक। M/EI डायग्राम बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए 2017 का जो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन रिपीट हुआ अपने में, है ना, ये अपने में आ गया था अगर मुझे सही से याद है तो 29/2025 में, ठीक है। द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किसके लिए, 2 इंच पैराबोलिक आर्च के लिए क्या होता है, वो पैराबोलिक ही होता है, ठीक है। फॉर ए सिंगल पॉइंट लोड, ये भी वैसा ही सवाल है। देखिए इसका जो आंसर है 0.211 L है, ठीक है। आप इसको बना भी सकते हैं बट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ही याद रखने में फ़ायदा है, आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन और ऐसे 8 और क्वेश्चन है, ठीक है, उल्टा पुल्टा टाइप का, और कुछ आता नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता दूंगा। तो 25 और 27 आपको अलग से प्रॉपर डिटेल में बना हुआ मिल जाएगा, जैसे आप मेंस में बनाते हैं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस मेंबर्स द स्ट्रेस डेवलप अंडर द लोड इज मूविंग ऑन टॉप टू कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड, ठीक है। फॉलोइंग ट्रस, कौन सा ऐसा ट्रस मेंबर है जिसपे स्ट्रेस डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन वेदर द लोड इज मूविंग ऑन टॉप, ये डायगोनल पे डिपेंड करता है, ठीक है, डायगोनल पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। चलिए मुझे वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो ये 2 और 3 क्वेश्चन का अच्छा से बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, यहाँ पे जगह ही नहीं है उतना। इसका भी 28 का भी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ फोर्स मेथड, तो भाई ये सब तो क्वेश्चन पूछने का नहीं है, ठीक है। MDM के नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ फोर्स मेथड, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन, कॉलम एनालॉजी, ठीक है, कॉलम एनालॉजी कौन से, इसमें तो आपको कॉलम एनालॉजी मेथड है ना, ठीक है। MDM और स्लोप डिफ्लेक्शन कौन सा है, चलो आ ही जाएगा नेक्स्ट में, कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये आपको MDM हो जाता है। स्लोप डिफ्लेक्शन भी आपको क्या है, वही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, जो अननोन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन होता है ना। चलिए इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस जो बेसिक अननोन है वो क्या है, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड, अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, MDM। तो उसमें जो बेसिक अननोन, अच्छा ये मैं आपको बोल ही दिया था मैंने, चलो अभी बोल ही दिया था, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट इन ए रियल बीम, जो फिक्स सपोर्ट पूछ रहा है, जो फिक्स सपोर्ट आपका रियल बीम में क्या हो जाता है, कंजुगेट बीम में फ्री हो जाता है, ये सब भी बताना पड़ेगा। फिक्स फ्री, फ्री फिक्स, है ना, फिक्स हो जाता है, देखो सुन लो एक बार, फिक्स फ्री हो जाता है, फ्री फिक्स हो जाता है। जो हिंज और पिन सपोर्ट है वो हिंज और पिन ही रहता है। इंटरमीडिएट रोलर है तो वो हिंज और पिन बन जाएगा, जो इंटरमीडिएट पिन है वो रोलर बन जाएगा, और रोलर रोलर ही रहता है, ठीक है। फिक्स फ्री, फ्री फिक्स, रोलर रोलर, हिंज पिन, ये 4 तो याद ही रखिएगा, ठीक है। द विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इज द मेथड ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है। 31 में देख लीजिए, देखो ये होता है ना, ये जो एनालॉगस कॉलम है, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये मेथड है कॉलम एनालॉजी मेथड, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल सिमिलैरिटी पे बेस्ड होता है, सिमिलैरिटी मतलब एनालॉजी पे बेस्ड होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो हम चीज़ें एज्यूम करते हैं वो क्या है कि जो विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये PYQ यूनिटी लेते हैं तो वही 1/EI है, ठीक है ना। और ये जो एनालॉगस कॉलम होता है ये एक शॉर्ट कॉलम होता है, ठीक है, इसका डायमेंशन L होता है और 1/EI होता है। अगर आप मैं बना अगर पाऊँ यहाँ पे, ठीक है, अगर सही से तो देखते हैं बनता है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये है, ये कॉलम हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस अगर आप L मान लो तो ये जो कोना वाला डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका होता है 1/EI, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्ट बाय 5 mm व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 10,
सिंपली सपोर्टेड बीम है और कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है सेंटर पे, तो इसका फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, अभी तक फॉर्मूला क्लिक कर देना चाहिए, PLQ अपन 48 EI। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो व्हाट विल बी डिफ्लेक्शन इन 1/10 मॉडल इस बीम का होगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा जब इसका 1 किलोमीटर लोड हम सेंटर में लगा रहे हैं, कि जो सेकंड वाला जो हम पहला वाला तो PLQ अपन 48 EI ही रहेगा, जो सेकंड स्टेप है उसमें जो हम P = 1 लेंगे और मॉडल 1/10 लेंगे। यही है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं बना के। तो अगर डेल्टा इक्वल टू हम सबको पता है PLQ अपन 48 EI होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर P की वैल्यू यहाँ पे क्या 10 दी हुई है, तो P लगाइए, ये क्या हो जाएगा 10 LQ अपन 48 EI, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए LQ अपन EI की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, LQ अपन अलग अलग तरीका है जैसे आपको सही लगता है, तो ये 48 गुना 5/10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है कि हम P = 1 लेंगे और 1/10 मॉडल लेंगे। ठीक है, सब कुछ आप जान रहे हैं, इवन तो बराबर ही है, I डैश = I/10 लेना है हमको, 1/10 मॉडल है ना, तो EI भी है और E भी है। ठीक है, तो I डैश जो है हम क्या लेंगे I/10 लेंगे। ठीक है, मॉडल में तो 1/10 बोल दिया है ना इसीलिए, और L डैश क्या लेंगे L/10 लेंगे, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब डेल्टा 2 पे चलिए, ये डेल्टा 1 हो गया, अब डेल्टा 2 पे चलिए, तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा 1 × LQ। ठीक है, PLQ अपन 48 EI लिख लीजिए। ठीक है, ये भी LQ डैश और EI डैश जो भी आपको लिखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/10 मॉडल के हिसाब से होने वाली है, तो इसको जब कन्वर्ट करिएगा तो ये क्या आएगा डेल्टा 2 = 10/48 इंटू, और ये क्या हो जाएगा LQ अपॉन EI। ठीक है, सॉल्व करिएगा आ जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 10/48 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या थी 48 गुना 5/10। ठीक है ना, तो 48 गुना 5/10। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 5 mm आंसर आया। और भी तरीका है बनाने का, सिर्फ यही नहीं है, ये जो मैंने यहाँ ये सब किया है ना, ये मेरा तरीका था, बाकी आपका और भी कोई दूसरा तरीका हो सकता है बनाने का। द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड इज, डिफॉर्मेशन पूछ रहा है किसका, स्प्रिंग कब, जब यूनिट लोड लगाते हैं तब, तो डिफॉर्मेशन की बात की गई है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो फ्लेक्स करिएगा डिफ्लेक्ट करिएगा। बाकी देख लीजिए स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग इज डिफाइंड एज फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिफ्लेक्शन, फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिफ्लेक्शन, फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिफ्लेक्शन, उसको स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस में इन्वर्स रिलेशन होता है, ये तीनों चीज़ याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दोबारा याद करिए। 36 को द कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज्ड, ये सब हम लोग बहुत बार यूज पढ़ चुके हैं, एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लगा लीजिए, फॉर ए 2 hinge आर्च, है ना, टू बी फॉर the above statement in Castellano's second theorem and is applicable to for any type of structure to be linearly elastic. 37 for a 2 hinge arch if one of the supports settle down vertically then the horizontal thrust क्या करता है डिक्रीज करता है, if I am correct, हाँ डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ट्रेन ऑफ व्हील्स लोड्स ऑकर ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर। ठीक है, तो हमेशा जहाँ व्हील लोड होता है उसी व्हील लोड के, देखो ये सब थ्योरेटिकल इनपुट्स हैं, आप चाहो तो इसके लिए आपको मतलब न्यूमेरिकल और उससे सॉल्व नहीं करना, जब आप पढ़ोगे प्रिंसिपल, ठीक है ना, ट्रेन ऑफ लोड्स वाला, व्हील ऑफ लोड्स वाला, उसी में आपको लिखा मिलेगा कि ऑलवेज अकर जहाँ पे वो व्हील लोड लग रहा है हमेशा उसी के नीचे लगेगा। ठीक है, अंडर ए व्हील लोड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का आपको अच्छे से पता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, कहीं पे नहीं है क्या, दिया नहीं है तो लिख लीजिए, ये होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है ये उसमें सही से ट्रांसक्राइब ना हुआ हो। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था, देखो डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है किसका, डेंसिटीज ऑफ सॉइल का। मैंने आपको याद है सेटवेट क्रीम लगाते थे एक बार बचपन में, सब सेटवेट जेल लगाते थे बाल स्पाइकी करने के लिए, सेटवेट जेल, तो ऐसे याद रखिएगा, सेट वेट ड्राई सबमर्ज, सेट वेट तो ले ही लीजिएगा, ड्राई देन सबमर्ज, ऐसे याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, सेट वेट करो बाल ड्राई करो, ठीक है, सेट वेट करके बाल ड्राई हो जाता है, तो सेट वेट ड्राई उसी से पकड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ट्रिक्स हैं, बाकी थ्योरेटिकल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं है,
मैं आपको बस ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड्स, देखो ये सब है ना, जैसे ये है कि सैम्पलिंग करने के लिए, किसका, नेचुरल सैंड के लिए, और जो भी सॉफ्ट सॉइल है, वेट सॉइल है, अच्छे से तरीके से, ताकि ख़राब ना हो, तो उसका सबसे अच्छा सॉइल सैम्पलर कौन है? तो अगर आप सोचो चाकू से कोई चीज़ काटते हो, तो अगर आप कोई मोटे चाकू से कुछ काटोगे, ठीक है ना, तो मान लो सेब काटोगे, ठीक है ना, मोटे चाकू से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेब का थोड़ा बहुत ये लेयर खराब होगा। बिल्कुल पतला थिन चाकू से काटोगे तो एकदम स्लाइस के जैसे कटेगा, जितना धारदार होगा, ठीक है ना, थिन। ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा सा मैंने ये सब चीज़ें समझी थी, ठीक है, तो वैसे आपको भी बता रहा हूँ। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या होता है? देखो अर्दन मास में जो डायरेक्शन ऑफ सीपेज पूछ रहा है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। आपको इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल होता है, ऐसे आप पढ़ोगे ना, इस ये डायरेक्शन जो होता है डेल्टा क्यू का होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे, देखो ये होता है ना द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो लाप्लास सॉल्यूशन होता है, लाप्लास इक्वेशन हम लिखते हैं डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाइव बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये होता है लाप्लास इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, वो दो सेट आपको कर देता है, एक को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन और एक को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है, और दोनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, थ्योरी में क्लियर होगा ये चीज। ए सैंपल ऑफ क्ले एंड ए सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम स्पेसिफिक रेशियो एंड ग्रेविटी रेशियो। देयर परमेबिलिटी वुड बी डिफर बिकॉज, दोनों की परमेबिलिटी अलग अलग होगी। क्यों होगी? बिकॉज जो साइज रेंज है, जो साइज रेंज ऑफ देयर वॉइड्स है, दोनों अलग अलग होगा। सही बात है, साइज रेंज, पोरोसिटी ये सब नहीं, साइज रेंज की बात की गई है, वो दोनों अलग अलग होगा। इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विद सिंगल ड्रेनेज एट टॉप देन पोर वाटर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? देखो सिंगल ड्रेनेज ड्रॉप है ना, ऐसे याद रखना कि ऊपर में सिंगल ड्रेनेज है, ठीक है, नीचे नहीं है, तो कहाँ पे जमा होगा पानी? नीचे नहीं है ड्रेनेज, तो नीचे जमा हो जाएगा। चलिए, ए सैचुरेटेड क्ले लेयर ऑफ थिकनेस दिया हुआ टी बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स एंड लेयर हैज अ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपको 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग इट इज लाइकली दैट इट वुड अंडरगो 50% ऑफ इट्स प्राइमरी। अच्छा, 50% जाने के लिए कितना पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑन टॉप एंड बॉटम में डबल ड्रेनेज कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम, डबल ड्रेनेज कंडीशन यहाँ पे साफ साफ आपको दिया हुआ, अगर आप ना पढ़ पा रहे हो। थिकनेस दिया हुआ है 10 मीटर डी, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी की वैल्यू दी हुई है डी, और ये आपको जो है ये सीवी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक और डेटा जो आपका डबल ड्रेनेज है, तो आपको डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 10 का 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5, क्योंकि डबल ड्रेनेज है, यहाँ तक समझ गए। 50% कंसोलिडेशन यानी कि 60 से नीचे है, यहाँ पे बता 60 से नीचे के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, टीवी इक्वल टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर। ध्यान आ रहा है कुछ? अब यहाँ से निकाल लीजिए, वैसे तो याद होना चाहिए था बट कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टीवी की वैल्यू आपको निकालनी है, 0.196 आ रहा है। अब बाकी मैंने एक चार्ट दिया था, याद है? अगर वैसे होता तो डायरेक्ट अभी टीवी की वैल्यू अब 0.196, या मैंने ये भी बोला था कि ये 0.2 के बराबर होता है, तो ऐसे याद रखने में आसानी होगी, है ना। 0.848 बताया था शायद T90 के लिए, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। अब हम फिर से इसको लिख लीजिए आप, टीवी इक्वल टू वॉट, CVT अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो टीवी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0.196 से 0.2 ले लें, ठीक है, 0.2 ले लीजिए, इक्वल टू 0.002, ठीक है। 0. CV की वैल्यू इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ मीटर है, तो हम इसको वहीं पे ले आते हैं जहाँ पे मेन थिकनेस वाला है, मीटर, इंटू 24 इंटू कितना हो जाएगा, अगर सेकंड में ऐसा डे में लाना है ना, तो 3600, ठीक है। मोनो टॉप एंड बॉटम मीडियम कोर्स है, हाई कोफिशिएंट, ठीक है, सिंगल स्क्वायर स्ट्रेटम इज सेपरेट लोडिंग लाइक टू अंडरगो 50, हाँ ठीक है, डेज है ना, तो 24 इंटू 3600 कर लीजिए इसको, और इंटू टी कर लीजिए, ठीक, टी है, कन्वर्ट किया इसको, ध्यान रहेगा आपको। और यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, जी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा कैलसी से, मैंने किया था वैसे, बाकी ये सॉल्व करने लायक तो है। 284 डेज आएगा,
दिस वुड बी द आंसर। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। ठीक है, किसके लिए एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल के लिए? तो ये क्या है आपका जो है ये डेंसिटी इंडेक्स है, आरडी हम लोग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ए कैंटिलीवर शीट पाइल डिराइव्स इज स्टेबिलिटी फ्रॉम व्हाट? लेटर सॉइल से ही होता है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, लेटरल असिस्टेंस और सॉइल से ही इसका स्टेबिलिटी डिराइव होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ ए सीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था क्या इस बार? अब जो भी हो, ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार आया था, ध्यान अभी आ नहीं रहा है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था कि पहले ये मान के चलो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, हमने कट किया, इसमें हमने शीट पाइल डाला। तो मेरे से 2 बार गलत हो गया था कि एक बार ऐसे करते हैं या ये उल्टा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो ऐसे नहीं होता। अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेयर कट किया हमने। ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होता है ना, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या करता है, ऊपर से नीचे डिफ्लेक्शन होता है टॉप टू बॉटम, वो बढ़ता है। कैसे? देखो यहाँ पे कम रहेगा, ऐसे आ रहा है ये पाइल। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये जो बाउंड्री नहीं, सॉइल की बाउंड्री है, ये आपने कर, ये और ये शीट पाइल है, ये इसको प्रेस करता जाता है सॉइल। पता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे सॉइल है यहाँ पे, ये प्रेस करेगा इस तरफ, प्रेस करता है, और उधर से भी इसको प्रेस करता जाएगा इस तरफ। बस यही बात है। तो ये करेक्ट डायग्राम था इसका जो मैंने बनाया था, ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ थी। तो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यही आंसर है क्या? हाँ। 49 में टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? टी वी इक्वल टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। तो टी क्या लिखेंगे? टी वी एच स्क्वायर अपॉन टी वी एच स्क्वायर अपॉन क्या, ये छुटकू सा वी। तो इनवर्स रिलेशन हो गया सी वी के साथ और डायरेक्ट रिलेशन हो गया एच स्क्वायर के साथ, एच स्क्वायर 1/CV, यही है। ठीक है, लास्ट 50 क्वेश्चन। द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन ए सॉइल एट अ सर्टेन डेप्थ। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज 8 MPa एंड वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनता किसी से, तुक्का अगर लगाते तभी। तो ये बोल रहा है कि क्या है इसका, है आपको पता होना चाहिए था कि जो QC/N एक वैल्यू आती है, एक IS कोड में मैं वो दिखा देता हूँ आपको। QC/N वैल्यू आती है ना, पहले आप वो निकालो। ठीक है, QC/N वैल्यू आती है, तो पहले आप वो देखिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले QC/N वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो QC कितना है? स्टैटिक कोन रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, QC है स्टैटिक कोन रेसिस्टेंस होता है ये QC क्या होता है? स्टैटिक कोन रेसिस्टेंस होता है। और N क्या होता है? आपका जो N होता है SPT वैल्यू होता है, SPT वैल्यू होता है। ठीक है, तो QC कितना दिया आपको? 8 MPa दिया हुआ है। ठीक है, 8 MPa दिया हुआ है, यानी कि 8 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 8 × 10⁻³ कर लीजिए। ठीक है, और आपको N कितना दिया हुआ है? N वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। ठीक है, तो QC/N की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? पहले ये वैल्यू निकालिए आप। ठीक है ना, ये आ गई आपको 8 × 10⁻³ अपॉन 20। ठीक है, तो ये काटोगे तो कितना होगा? 20 और दूनी 4, 4 पर 500, 4 4 दूनी 8, 4 25 400। ठीक है, अब देखो QC/N आपके पास कितना आया? 400। हम तो 400 निकाल लिए, ठीक है ना, हम तो 400 निकाल लिए, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये है? तो इसके लिए एक कोड आता है, वो कोड है IS 2911। IS 2911 कोड है, मैं वहां ले चलता हूं, फिर देखते हैं कि 400 पे कौन सा हमें सही मिलता है। ठीक है, ये आपको देखिए, ये जो कोड है, ये कोड आपको है IS 2911। ठीक है, इसका पार्ट 1 सेकंड 2000 से ये कोड है। इस कोड पे आप यहाँ टेबल नंबर 2 पे जाइएगा, यहाँ पे टेबल नंबर आप 2 पे जाइएगा यहाँ पे, तो देखिए हमें 400 आया था ना, ये 400 वैल्यू भी हमने QC/N, ये देखो QC/N कोरिलेशन बिटवीन N एंड QC ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ये QC/N की वैल्यू दी हुई है कितनी? 300 से 400 किसके लिए दी हुई है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। क्लीन, फाइन टू मीडियम सैंड और
स्लाइटली सिल्टी सैंड, स्लाइटली सिल्टी सैंड, इसकी वैल्यू आपको 300 से 400 दी हुई है, ठीक है, स्लाइटली सिल्टी सैंड। अब आप चलिए कि हमारा कितना है, ठीक है, तो स्लाइटली सिल्टी सैंड था, ठीक है ना, स्लाइटली सिल्टी सैंड था, है ना, तो इसमें आपको 50 में क्या आंसर हो गया, सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड, स्लाइटली। तो ये आप वो IS कोड 2911 में प्रोविजन दिया हुआ है, QC अपन N की वैल्यू निकालिए, 400 आएगी, वहां से मैच करिए, ठीक है। राधे राधे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं बोलूंगा कि 2017 का जो मेंस था ना उसके हिसाब से अच्छा क्वेश्चन दिया था, बढ़िया क्वेश्चन था इसका, इजी, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। अब अभी आपको लगेगा कि आसान है, सब कुछ हो गया, बट ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं था, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे इसमें थे, 3-4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद ना बनते उस साल के हिसाब से, 4 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। बाकी ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। पेपर 6 के साथ मिलेंगे फिर, और इसका PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, 17 भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।